चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो जो शायद कई लोगों को अपना सा लगेगा। ऐसा क्यों होता है कि अक्सर मान लीजिए 50-55 की उम्र के बाद जब समय और संसाधन दोनों होते हैं तब भी एक अजीब सी बेचैनी और थकान महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो शांति या सुकून किसी दूर के शहर का नाम हो और हम शायद गलत बस में बैठ गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने रखते हैं। वो है हमारे मन का जीपीएस। मन का जीपीएस? हाँ। इन स्रोतों का कहना है कि समस्या हमारी रफ्तार में नहीं है बल्कि हमारे रास्ते में है। जरा सोचिए, अगर कोई गलत ट्रेन में है तो वो डिब्बे के अंदर कितनी भी तेजी से दौड़े अपनी सही मंजिल पर तो कभी नहीं पहुंचेगा ना। बिल्कुल कभी नहीं। और यही तो सबसे बड़ा मानसिक बदलाव है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी मानसिक शांति को एक ऐसी चीज के रूप में देखता है जो हमारे साथ बस हो नहीं जाती। ये कोई संयोग नहीं है। अच्छा। बल्कि ये एक ऐसी मंजिल है जिसकी तरफ हम अपने विचारों और आदतों से हर रोज हर पल यात्रा करते हैं। मतलब हमारी विचारों की जो दिशा है वही हमारी अंतिम मंजिल तय करती है। तो इस जीपीएस को ठीक करने का पहला कदम क्या है? स्रोतों में महेश जी का एक उदाहरण दिया गया है जो मुझे बहुत रिलेटेबल लगा। हाँ। उन्हें लगता था कि उनका दिमाग एक नॉन स्टॉप मशीन है जो कभी बंद ही नहीं होती और वो अपने हर विचार के गुलाम है। कोई 10 साल पुरानी नकारात्मक याद दिमाग में आती तो वो उस पे 3 घंटे बिता देते थे, उसी में उलझे रहते थे। ये बहुत आम बात है। और इस समस्या से निपटने का जो तरीका बताया गया वो मुझे बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली लगा। इसे बस स्टैंड लॉजिक कहा गया है। हाँ, बस स्टैंड लॉजिक। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बस स्टैंड है। हाँ। और आपके विचार अलग अलग बसें हैं। कुछ बसें चिंता शहर जाती हैं तो कुछ उदासी नगर और कुछ शांति शहर भी जाती हैं। महेश जी की गलती ये थी कि वो बस स्टैंड पर आने वाली हर बस में बिना सोचे समझे सवार हो रहे थे। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये हमें विचारों से लड़ने या उन्हें दबाने के लिए नहीं कहता। ज्यादातर लोग तो यही करने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं। सही बात है। ये लॉजिक कहता है कि बस स्टैंड के यात्री होने के बजाय उसके मालिक बन जाइए। जब कोई नकारात्मक विचार रूपी बस आती है जो चिंता शहर जा रही है तो मालिक के तौर पर आपके पास ये चुनाव है कि आप कहें नहीं, ये बस गलत मंजिल पर जाती है, मैं इसमें नहीं बैठूंगा, और आप बस उसे जाने देते हैं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर क्या असल जिंदगी में ये इतना आसान है? मतलब जब कोई तनाव में होता है या किसी बात से परेशान होता है तब तो ऐसा लगता है कि चिंता शहर जाने वाली बस ही एकमात्र विकल्प है। उस वक्त मालिक बनना मुश्किल नहीं होगा? सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये वाकई मुश्किल है। देखिए, ये कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके। अच्छा। ये एक अभ्यास है, एक मांसपेशी की तरह जिसे धीरे धीरे मजबूत करना पड़ता है। अच्छा। शुरुआत में हो सकता है आप बस को रोक ना पाएं और उसमें बैठ जाएं, लेकिन अभ्यास से आप कम से कम ये पहचानना शुरू कर देते हैं कि अरे, मैं फिर से गलत बस में बैठ गया हूँ। जागरूकता। हाँ, ये जागरूकता ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। धीरे धीरे आप बस में बैठने से पहले एक पल का ठहराव लेने लगते हैं और फिर एक दिन आता है जब आप उस बस को दूर से देखकर ही मुस्कुरा देते हैं और उसे जाने देते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है, एक दिन का काम नहीं। हाँ, और ये चुनाव करने की शक्ति ही शायद सबसे बड़ा बदलाव है, बजाय इसके कि हम विचारों के बहाव में बस बहते रहें। तो ये तो ही हमारे अंदर के विचारों की बस को चुनने की बात। लेकिन स्रोतों में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि सिर्फ गलत विचारों से ही नहीं बल्कि हमारी रोज की बातचीत से भी हमारी ऊर्जा गलत दिशा में जा सकती है। यहीं पर एनर्जी ऑडिट का जिक्र आता है। हाँ, एनर्जी ऑडिट लेखमिनिया जी का उदाहरण है। वो अच्छी सेहत और मन की शांति चाहती थी, लेकिन उनका पूरा दिन बीमारियों की चर्चा करने, किसकी सेहत कितनी खराब है इस पर बात करने और दूसरों की आलोचना करने में बीतता था। उन्होंने जब अपना एनर्जी ऑडिट किया तो उन्हें एक पैटर्न दिखाई दिया। और ये एनर्जी ऑडिट कोई जटिल चीज नहीं है। स्रोत बताते हैं कि नेहा जी ने बस एक डायरी में लिखना शुरू किया कि वो दिन भर किन विषयों पर बात करती हैं और उन बातों के बाद उन्हें कैसा महसूस होता है, ऊर्जावान या थका हुआ। इसी से उन्हें पैटर्न समझ में आया। उन्होंने पाया कि जब भी वो बीमारियों या दूसरों की बुराई पर बात करती तो अंत में थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करती थीं। और यहीं पर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का एक बहुत गहरा कथन है। जीवन एक फसल है।
यह बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली बात है। अगर कोई शांति की फसल काटना चाहता है तो वो दिन भर संघर्ष और नकारात्मकता के बीज नहीं बो सकता। बिल्कुल नहीं बो सकता। नेहा जी को महसूस हुआ कि रोग और बुराई की लगातार चर्चा करना वो जहरीले बीज बोने जैसा है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने इस गलत रास्ते को छोड़ा तो उसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ा। उन्होंने नकारात्मक बातों के बीज बोने बंद कर दिए और जानबूझकर कृतज्ञता यानी जो कुछ अच्छा है उसके बीज बोने शुरू किए। और नतीजा, स्रोत बताता है कि उनका ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगा। अरे वाह! ये मन और शरीर के गहरे संबंध को साफ साफ दिखाता है। अगर मन का जीपीएस शांति की ओर सेट है और आप शांति के बीज बो रहे हैं तो शरीर उस सिग्नल को फॉलो करता है और खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। ये बात तो सोचने वाली है। हम सब अनजाने में कौन से बीज बो रहे हैं? कभी कभी दूसरों की समस्याओं के बारे में बात करना एक तरह की बॉन्डिंग लगती है, लेकिन शायद हम अनजाने में अपनी ऊर्जा खत्म कर रहे होते हैं। सही कहा। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। किसी के दैनिक जीवन और बातचीत में, चाहे वो परिवार के साथ हो या दोस्तों के साथ, अनजाने में कौन से बीज बोए जा रहे हैं? क्या वो सहयोग और शांति के बीज हैं या फिर चिंता और आलोचना के? क्योंकि फसल तो उन्हीं बीजों की कटेगी जो बोए जा रहे हैं। और आजकल के ज़माने में ऊर्जा ख़त्म करने वाला एक और बहुत बड़ा गलत रास्ता है जिससे बचना शायद सबसे मुश्किल है। ये पंकज जी के उदाहरण के साथ समझाया गया है, जो एक डिजिटल गुलाम थे। डिजिटल गुलाम। एक रिटायर्ड ऑफिसर जिनका सिर हमेशा नीचे झुका रहता था, मोबाइल रील्स और समाचार की तीखी बहसों में खोया रहता था। वो शांति चाहते थे, लेकिन उनका रास्ता डिजिटल कचरे के ढेर से होकर गुजर रहा था। यहाँ उनके जीवन में एक आहा मोमेंट आया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी गर्दन नीचे मोबाइल की स्क्रीन देखने के लिए नहीं बनी है, बल्कि ऊपर आसमान की ओर देखकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए बनी है। अब ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? देखिए, स्रोत में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मतलब किसी रहस्यमयी शक्ति से नहीं है। इसका मतलब है उस मानसिक विस्तार और शांति से जो हमें एक छोटी सी स्क्रीन के बजाय खुले आसमान, पेड़ों या प्रकृति को देखने से मिलती है। ये सोच और नजरिए का बदलाव है। अच्छा। जब आप 6 इंच की स्क्रीन में उलझे रहते हैं तो आपकी दुनिया भी उतनी ही छोटी और तनावपूर्ण हो जाती है। लेकिन जब आप सिर उठाकर अनंत आकाश को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी समस्याएं कितनी छोटी हैं। यह उस बड़े परिप्रेक्ष्य से मिलने वाली ऊर्जा है। तो पंकज जी ने डिजिटल शोर शराबे का गलत रास्ता छोड़कर मौन के हाईवे को चुना। लेकिन जो डिजिटल गुलामी वाली बात है उसमें एक मुश्किल है। आज के ज़माने में काम और परिवार से जुड़े रहने के लिए डिजिटल होना ज़रूरी है। तो कोई ये शोर शराबे और ज़रूरी जानकारी के बीच संतुलन कैसे बनाए? मतलब इसे पूरी तरह छोड़ देना तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। और स्रोत भी यही कहता है कि इसे छोड़ना नहीं बल्कि इसका मालिक बनना है। ठीक उसी बस स्टैंड लॉजिक की तरह। यहाँ सवाल है, क्या आप तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या तकनीक आपका इस्तेमाल कर रही है? सही सवाल है। संतुलन बनाने का मतलब है सचेत उपयोग, माइंडलेस स्क्रोलिंग की जगह माइंडफुल कनेक्शन। पंकज जी ने यही किया। उन्होंने सोशल मीडिया और न्यूज़ ऐप्स के लिए दिन में एक समय तय कर लिया, बजाय इसके कि वो हर नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया दें। यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है, 58 साल की उम्र के बाद ऊर्जा ही सबसे बड़ी दौलत है और डिजिटल शोर शराबा ऊर्जा का एक बहुत बड़ा रिसाव है। तो ऊर्जा बचाना ही ऊर्जा कमाना है। बिल्कुल। तो हमने मन के जीपीएस की बात की, विचारों के बस स्टैंड की, बातचीत की फसल की और डिजिटल ऊर्जा के रिसाव की। इन सब बातों को कोई अपने जीवन में कैसे उतारे? स्रोत इन सभी विचारों को एक बहुत ही व्यावहारिक सूची में समेटता है, जिसे नए जीवन के लिए 10 सूत्रीय डिक्शनरी कहा गया है। ये असल में गलत रास्तों को छोड़कर सही मंजिल तक पहुंचने का एक नक्शा है। हाँ, एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। चलिए इस डिक्शनरी के कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं। पहला तो वही है जिसकी हमने चर्चा की, मोबाइल रील्स छोड़ें और उसके बदले में ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त करें। दूसरा, बीमारी की चर्चा छोड़ें और उसके बदले में आत्म उपचार की शक्ति प्राप्त करें। एक और बिंदु है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, दूसरों को सुधारना छोड़ें और आत्मसम्मान और शांति प्राप्त करें। हमारी कितनी ऊर्जा दूसरों को बदलने की कोशिश में चली जाती है। यस, ये बहुत बड़ा बिंदु है। अक्सर दूसरों को सुधारने की कोशिश हमारे अपने अहंकार का एक रूप होती है। हमें लगता है कि हम जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कोशिश न केवल हमारी ऊर्जा खत्म करती है,
बल्कि हमारे रिश्तों को भी खराब करती है। जब हम ये कोशिश छोड़ देते हैं तो हम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे वे हैं। इससे जो शांति मिलती है वो अनमोल है। और जब हम दूसरों पर ध्यान देना बंद करते हैं तो वही ऊर्जा हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए मिल जाती है, जिससे आत्मसम्मान बढ़ता है। सही बात है। इस डिक्शनरी में एक और बिंदु है, अति विचार, यानी ओवर थिंकिंग छोड़ें और सद्बुद्धि प्राप्त करें। यहाँ सद्बुद्धि का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ सही जानकारी होना है? नहीं, सद्बुद्धि का मतलब सिर्फ सही जानकारी होना नहीं है। जानकारी तो वो तो गूगल पर भी है। सद्बुद्धि का मतलब है एक ऐसी आंतरिक स्पष्टता का होना जो हमें ये समझने में मदद करती है कि किस चीज पर ऊर्जा लगानी है और किसे जाने देना है। ये ज्ञान से ज्यादा विवेक है। अच्छा, ज्ञान से ज्यादा विवेक? हाँ। ओवर थिंकिंग में हम एक ही विचार के चक्कर में गोल गोल घूमते रहते हैं, बिना किसी नतीजे पर पहुंचे। ये एक मानसिक ट्रैफिक जाम की तरह है। जब हम इस जाम से बाहर निकलते हैं तभी सद्बुद्धि के लिए रास्ता खुलता है, यानी ये समझने की क्षमता कि इस पल में सबसे जरूरी क्या है। तो ये डिक्शनरी असल में क्या ना करें की सूची से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये असल में एक सचेत व्यापार है, एक अदला बदली है। आप एक कम मूल्य वाली गतिविधि जैसे कि घंटों तक चिंता करना या दूसरों की आलोचना करना को छोड़ रहे हैं और उसके बदले में एक उच्च मूल्य वाली मानसिक स्थिति जैसे कि शांति, ऊर्जा या सद्बुद्धि हासिल कर रहे हैं। यह किसी की अपनी भलाई के लिए एक इन्वेस्टमेंट रणनीति की तरह है। आप अपनी सबसे कीमती चीज, अपना समय और अपनी ऊर्जा कहाँ निवेश कर रहे हैं, यह उस पर एक सचेत निर्णय है। हर बिंदु एक चुनाव है, एक कमजोर करने वाला रास्ता चुने या एक मजबूत बनाने वाला नतीजा। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि 55 के बाद का लक्ष्य रिटायरमेंट नहीं बल्कि रीअलाइनमेंट होना चाहिए। ये इस बात को समझने के बारे में है कि हम अनजाने में किस ट्रेन में बैठ गए हैं। यह सही मंजिल पर पहुंचने के लिए गलत ट्रेन को रोकने के बारे में है। जैसा कि श्रोत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, जीवन का अनुभव गन्ने की तरह मीठा होना चाहिए, कड़वा नहीं। अगर अनुभव कड़वा हो रहा है तो शायद हम गलत रास्ते पर हैं और जीपीएस को रीसेट करने का समय आ गया है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर मंथन किया जा सकता है। स्रोत में गलत कामों को, गलत रास्तों को रोकने पर बहुत जोर दिया गया है। बस स्टैंड के मालिक बनो, गलत बस में मत चढ़ो, डिजिटल शोर बंद करो, नकारात्मक चर्चा बंद करो। ये सब रोकने के बारे में है, जो कि बेहद जरूरी पहला कदम है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि जब गलत ट्रेन रुक जाती है और जीपीएस रीसेट हो जाता है तो उस नए रास्ते पर पहला कदम कैसा दिखता है? शांति शहर की बस में सवार होने के लिए सक्रिय रूप से क्या किया जाता है? मतलब रोकने के बाद शुरू क्या करना है?